Factoring. Shall we start? Okay, देखो factoring is one of the methods by which you are going to monitor your debtors या फिर debtors management का एक टेक्निक आप बोल सकते हो. फैक्टरिंग होता है. अब इसमें क्या होता है एंड हु ऑल आर इन्वॉल्व्ड, व्हाट आर द कॉस्ट्स, ऑल अदर एस्पेक्ट्स. ओके, pay attention guys, stop all your nonsense. In a general transaction, the goods are delivered by seller to the customer on let's say day 0 और सामने पेमेंट करता है कस्टमर टू द सेलर maybe on day 30, 50, 60 whatever depending on the credit terms given. तो such type of transactions जहां पे कोई ऐसा फैक्टर या मिडिलमैन या एजेंट ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ कौन कर रहा है? सब कुछ कौन कर रहा है? आपका सेलर ही कर रहा है, राइट? सेलर इज मैनेजिंग द एंटायर सेट ऑफ कस्टमर्स या सेट ऑफ डेटर्स जो है. तो डेटर्स को रिमाइंडर डालना, डेटर से पैसा कलेक्ट करना, एवरीथिंग इज डन बाय द सेलर इटसेल्फ. बट व्हेन यू हैव लॉट मेनी कस्टमर्स, आपके पास अगर थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स है, उनको मॉनिटर करना मे बी अ कॉस्टली अफेयर एंड ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग अफेयर. उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट रखो, वो डिपार्टमेंट के बंदों को सैलरी दो, राइट? एंड देन अगर वो डिपार्टमेंट ने सर अगर काम नहीं किया तो उसमें से किसी को फायर करना है, किसी को नए बंदे को लेके आना है, कोई कलेक्शन एजेंट अपॉइंट करना है. सो देयर आर लॉट ऑफ सच निटिग्रिटीज हैपनिंग इफ यू आर योरसेल्फ मैनेजिंग योर सेट ऑफ कस्टमर्स. अगर आपका सेल्स मेजरली क्रेडिट पे होता है और आपके पास अगर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कस्टमर्स है, टू कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी कस्टमर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड ऑल्सो अ कॉस्टली थिंग. तो उसके जगह पे व्हाट हैपेंस इज, इंस्टेड ऑफ सेलर फोकसिंग ऑन द कलेक्शन एस्पेक्ट, सेलर क्या करता है? कस्टमर को गुड्स तो सेल कर देता है, मतलब सेलिंग एक्टिविटी सेलर ही करेगा कि चलो अब गुड्स डिलीवर कर दो कस्टमर को ऑन डे 0. लेकिन पेमेंट का जब बात करेंगे, कस्टमर को हम बोलेंगे कि हमको पेमेंट मत कर, हमारा एजेंट आएगा उसको पेमेंट दे देना. अब वो जो एजेंट होगा दैट विल बी व्हाट वी कॉल एज फैक्टर. उस एजेंट को क्या नाम कर लेंगे हम लोग? फैक्टर. और फैक्टर जो आपको सर्विस देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टरिंग. ठीक है? तो कस्टमर विल मेक पेमेंट टू द फैक्टर ऑन डे 30 और फैक्टर क्या करेगा? फिर वही पैसा सेलर को देगा ऑन डे 30. यू गॉट इट? तो यहां पे आपका फैक्टर कहने से आपके लिए प्योरली क्या काम कर रहा है? एक एजेंट के जैसा काम कर रहा है. किसके जैसा काम कर रहा है? वो एजेंट के जैसा काम कर रहा है. मतलब फैक्टर बोलता है कि आप बेचने का काम करो, कलेक्शन का काम हम लोग देख लेंगे, कलेक्शन का काम हमारा फर्म देख लेगा, पूरा कलेक्शन आपको टाइम पे लाके दे देंगे. हो सकता है कि सर फैक्टर अगर खुद कलेक्शन करता है तो आपको शायद कलेक्शन जल्दी भी मिल जाए, क्योंकि आपका प्रोसेस करने में टाइम जाता है ना. इन हाउस आप सब कुछ करोगे तो इट विल टेक टाइम. उससे अच्छा अगर आपने फैक्टर को काम दे दिया, उसका डे टू डे का काम ही है कलेक्शन करना, तो टाइम से पहले भी आपके शायद वो कलेक्शन करके दे देगा. ठीक है? दिस टाइप ऑफ फैक्टरिंग में अब अगर ऐसा सीन होता है कि कस्टमर भाग जाता है या फिर कस्टमर पैसा नहीं देता है, बैड डेट्स हो जाता है, तो अभी फैक्टर सेलर को क्या देगा?
कुछ नहीं देगा, क्योंकि फैक्टर सेलर को बोलेगा हम लोग ने अपना पूरा एफर्ट्स लगाया लेकिन आपका कस्टमर ही बैंकरप्ट हो गया तो हम नहीं दे पाएंगे वो पैसा. We cannot give you the money for your bankrupt customer. So in that situation, seller will have to bear the loss. फैक्टर क्या काम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्शन एजेंट का काम कर रहा है. जो गुड डेटर से जो पैसा देगा वो मैं लाके दूंगा आपको, मॉनिटरिंग वगैरह सब करूंगा, कलेक्शन का काम मैं करूंगा. लेकिन कोई अगर बैड डेट्स हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी फैक्टर नहीं लेगा. अच्छा, जिम्मेदारी फैक्टर नहीं लेगा मतलब अगर उसको पता चलता है कि कोई कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है तो कहने से फैक्टर कैन गो बैक टू द सेलर एंड से कि देखो ये जो आपका मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, जो भी डेटर है वो पैसा नहीं दे रहा है एंड वी डोंट टेक द गारंटी फॉर दैट. मतलब फैक्टर ऑलवेज हैज अ रिकोर्स टू द सेलर. फैक्टर व्हाट? इट हैज अ रिकोर्स. रिकोर्स मतलब वापस जा सकता है टू द सेलर के पास. इसीलिए इस टाइप ऑफ फैक्टरिंग को हम लोग बोलते हैं विथ रिकोर्स फैक्टरिंग. ठीक है. सो विथ रिकोर्स फैक्टरिंग में यू आर प्रोवाइडिंग ओनली द कलेक्शन सर्विस. बैड डेट्स का जिम्मेदारी किसका है? सेलर का ही जिम्मेदारी है. बैड डेट्स का जिम्मेदारी किसका है? सेलर का है. अच्छा, तो यहां पे अभी विथ रिकोर्स फैक्टरिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फैक्टर नॉट लायबल फॉर बैड डेट्स. फैक्टर इज नॉट लायबल फॉर बैड डेट्स. अच्छा, अब इसका फैक्टर का कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होगा ये टाइप ऑफ फैक्टरिंग का, और उसका साथ साथ कुछ ना कुछ कॉस्ट्स भी होगा. बेनिफिट्स क्या होगा बोलो? बेनिफिट्स क्या होगा? बेनिफिट्स कंपनी को बेनिफिट, सेलर को बेनिफिट. सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट होगा, ये बराबर. एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉस्ट करते थे आप पहले वो बचेगा. अच्छा, सिमिलरली सेविंग्स होगा आपका किसका? कलेक्शन कॉस्ट में. अच्छा, अभी सिंस द फैक्टर इज कलेक्टिंग एवरीथिंग, तो पहले आप डेटर जो डिस्काउंट वगैरह देते थे वो भी आप नहीं दोगे अभी आप, क्योंकि टाइम पे जाएगा फैक्टर और पैसा कलेक्ट करके लेके आएगा. फैक्टर के सामने तो कुछ नहीं कर सकते आप. ये समझ रहे? व्हेन यू आर गिविंग अ स्ट्रक्चर, आप उस स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. आप अगर नीचे जाते हो सब्जी खरीदते हो उसके साथ आप बार्गेन करोगे, लेकिन मॉल में जाके डीमार्ट में जाके नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपको पता है जो बंदा उधर बैठा है वो दे ही नहीं सकता है डिस्काउंट. क्यों नहीं दे सकता है? अथॉरिटी नहीं है उसके पास, क्योंकि उसका ओनर कहीं और है. अरे समझ रहा है? लेकिन इधर वाले को आप बोल सकता है. क्यों? क्योंकि वो खुद ही ओनर है. अरे समझ रहा है? तो व्हेन यू आर हैविंग सच सेटअप कि आपने उसको फॉर्मलाइज कर दिया, एक अलग ही एंटिटी बना दिया कलेक्शन के लिए, तो फैक्टर तो बोलेगा भाई हमारे हाथ में नहीं है डिस्काउंट देने का. डिस्काउंट देना था वो पहले चलता था, हम लोग को पूरा पैसा कलेक्ट करना है. पूरा पैसा कलेक्ट नहीं करो तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे. अब ऑब्वियसली आपका जो डिस्काउंट पहले जाता था डिलिंक्वेंसी की वजह से, मतलब चलता है ऐसा एटीट्यूड की वजह से, वो अभी नहीं होगा. तो कहने से यू आर गोइंग टू सेव ऑन द डिस्काउंट्स. बेनिफिट्स होगा आपका डिस्काउंट्स में. और क्या बेनिफिट्स होगा? और बेनिफिट होगा आपका सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कम होगा बोलो? पहले आपको शायद सर 30 डेज लगता था, अभी फैक्टर आपको 25 दिन में कलेक्शन करके देगा. तो 5 दिन जल्दी मिला ना, तो 5 दिन जल्दी मिला मतलब 5 दिन का आपका इंटरेस्ट बच गया. अरे समझ रहा है? 5 दिन का अपना इंटरेस्ट बच गया, या फिर जितना भी दिन, एक दिन का भी इंटरेस्ट बचता है तो इट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, राइट? सो अपना सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों होगा? ड्यू टू अर्ली कलेक्शन बाय फैक्टर. सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू अर्ली कलेक्शन बाय फैक्टर. अच्छा, अभी बेनिफिट्स है तो कॉस्ट भी रहेगा ना उसका. फैक्टर आपके लिए फ्री में करेगा क्या ये सब? फैक्टर फ्री में करेगा क्या? नहीं. तो क्या बोलेगा फैक्टर? क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए? कमीशन. तो ऑब्वियसली का कॉस्ट होगा आपका फैक्टरिंग कमीशन. फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टरिंग. क्लियर एवरीवन? फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टरिंग में अपना जो फैक्टर जिसको आपने अपॉइंट किया वो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा है. क्या काम कर रहा है वो? कलेक्शन. सिर्फ और सिर्फ किसका काम कर रहा है? कलेक्शन का काम कर रहा है. अब विथ रिकोर्स फैक्टरिंग है तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अनदर फैक्टरिंग विच विल बी विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग. अच्छा, विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होगा बोलो? एज द नेम सेज, बोलो क्या होगा?
अपना जो फैक्टर है बैड डेट्स हुआ तो सेलर के पास वापस नहीं जा सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, खुद को ही बेयर करना पड़ेगा, खुद को अपने जेब से देना पड़ेगा। तो ये विथ रिकोर्स फैक्टरिंग में ट्रांजैक्शन ऐसा ही होता है, सेम। अगर डायग्राम बनाऊं तो इट इज द सेम एज दिस, ये सेम हो गया ऐसा, ठीक है। लेकिन एडवांटेज क्या है यहां पे, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फैक्टर is responsible for bad debts. Factor is responsible for the bad debts. अगर सर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है बैड डेट्स में, तो अब बताओ यहां पे सेविंग्स और कॉस्ट में क्या क्या आएगा, बेनिफिट्स और कॉस्ट में क्या क्या आएगा, बोलो। सेम ही रहेगा। अब बेनिफिट्स में एक और चीज ऐड हो जाएगा, क्या बेनिफिट्स में ऐड हो जाएगा, सेविंग्स इन बैड डेट्स। ऑब्वियसली फैक्टरिंग कमीशन जो होगा दैट विल बी हायर देन विथ रिकोर्स फैक्टरिंग, यस दैट्स गोइंग टू बी हायर देन with recourse factoring. Got it? अच्छा, अब सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ फैक्टरिंग अभी हम देखते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं फैक्टरिंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। फैक्टरिंग क्या है, एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा, फैक्टरिंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस में फर्क क्या है, ये डायग्राम कुछ बना रहा हूं मैं, आप लोग बताओ क्या फर्क हो रहा है इसमें। देख रहे हैं तुम लोग डायग्राम को, बनता हुआ दिख रहा है डायग्राम तुम लोग को, नहीं बनता हुआ दिख रहा है। ये देखो, सेलर ने गुड्स दिया किसको, कस्टमर को, कस्टमर पैसा देगा किसको, फैक्टर को, कस्टमर फैक्टर को पैसा देगा लेट्स से ऑन डे 30। फैक्टर फिर क्या करेगा, सेलर को पैसा देगा, फैक्टर सेलर को पैसा देगा ऑन डे 0। फर्क दिखा, क्या फर्क है। पिछले केसेस में क्या करता था, फैक्टर इधर से पैसा आएगा तो ही उधर भेजेगा, नहीं तो इधर से जब पता चला कि पैसा नहीं आ रहा है तो ड्यू डेट पे उधर देगा वो। लेकिन यहां पे अपना फैक्टर क्या कर रहा है, एडवांस दे रहा है ना, मतलब कहने से अब जो पैसा उसको कस्टमर से मिलेगा फैक्टर रखेगा, जो पैसा उसको कस्टमर से मिलेगा फैक्टर रखने वाला है। लेकिन इसमें मैकेनिक्स समझो कैसा होता है, कस्टमर्स का डिटेल आपने फैक्टर को दिया रहेगा, फैक्टर को दोगे कि ये देखो ये मेरा लिस्ट ऑफ कस्टमर्स है, ये कस्टमर से तेरे को कलेक्शन करना है, तो उसका कुछ ना कुछ एक अमाउंट रहेगा कि आपने कितना सेल किया है उन कस्टमर्स को। क्या वो पूरा का पूरा इनवॉइस का वैल्यू आपको फैक्टर एडवांस में देगा क्या, नहीं, कहने से उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा मार्जिन कट करेगा। ये मार्जिन कट करेगा मतलब बोलेगा कि बाद में देखते हैं उसका, बाद में देगा मैं, ये बराबर, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली आपको अगर पैसा कस्टमर से मिल रहा है 30th डे को, लेकिन फैक्टर आपको दे रहा है 0th डे पे, तो फैक्टर आपको एक तरीके से लोन दे रहा है ना, अरे बिफोर ड्यू डेट आपको लोन दे रहा है ना। जैसे कि आप अगर बिल लेते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आप डिस्काउंट करते हो तो बैंक आपको अर्ली पेमेंट देता है, तो दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ लोन ओनली, एंड फॉर दैट लोन बैंक चार्जेस यू डिस्काउंटिंग चार्जेस, या फिर अल्टीमेटली इट्स अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे भी फैक्टर जब आपको 0th डे पे पेमेंट कर रहा है, he is going to give you advance against the bill outstanding, advance against the bill outstanding। तो bill outstanding के अगेंस्ट फैक्टर सेलर को दे रहा है पैसा, पूरा पैसा नहीं देगा, he is going to deduct some amount and only some balance money is going to be given। अब कितना देता है, क्या कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है, वो हम लोग एक यहां पे नंबर्स के थ्रू देखते हैं, फिर ऑफ कोर्स वी हैव द क्वेश्चंस इन आवर बुक आल्सो। इज इट क्लियर? तो लेट्स से अपना जो गुड्स हम लोग ने भेजा था कस्टमर को, दैट वाज वर्थ 1 लाख। ऑब्वियसली कस्टमर फैक्टर को क्या देगा, कस्टमर फैक्टर को 1 लाख ही देगा, लेकिन फैक्टर सेलर को 1 लाख रुपया नहीं देने वाला है। तो यहां पे क्या बोलेगा कि अपना सेल वैल्यू कितना था, 1 लाख, ठीक है,
इसमें से सबसे पहले मेरा जो बेसिक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, उसके लिए मैं अपना चार्जेस कट करूंगा, क्योंकि मैं 10 लाख पूरा, अरे इधर भी, यहां पे सॉरी 1 लाख, हाँ यहां पे भी जब हम लोग पैसा उनको दे रहे थे, क्या इधर से जितना आया पूरा उसको दे देगा क्या? अपना कमीशन काट के देगा ना। अगर 1 लाख का बिल है और मेरा कमीशन अगर 4% है तो मैं 4,000 काटेगा और 96,000 पे करेगा। सेम हैपेंड इवन इन द फर्स्ट केस। तो यहां पे भी जब अपना सर सेल्स 1 लाख है, उसमें से मेरा जो बेसिक सर्विस जो मैं दे रहा हूं आपको कलेक्शन का, उसका चार्जेस तो डिडक्ट करूंगा। अच्छा, तो लेट्स से कमीशन हमने डिडक्ट किया 4,000, 4% के हिसाब से कमीशन डिडक्ट किया। बैलेंस कितना पेएबल है? दिस 96,000 इज पेएबल व्हेन? This 96,000 is payable by factor to seller on which date? ड्यू डेट के हिसाब से ये 96,000 फैक्टर सेलर को कब देता? 30th डे को पे करता ना। अभी इसके अगेंस्ट आपको एडवांस दे रहा है ना रे। सो दिस 96,000 इज एक्चुअली पेएबल बाय फैक्टर, पेएबल बाय फैक्टर ऑन डे 30। लेकिन 30 डे का फैक्टर आपको गारंटी देगा कि आपको एडवांस चाहिए तो एडवांस दूंगा, अगर ड्यू डेट पे चाहिए तो 30 डेज गारंटीड। भले आपका पहले 40-50 डेज जो भी लगता था, आप खुद जब करते थे सब। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फैक्टर का ये 96,000 देना था सेलर को कभी सर? 30th डे को। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि वी आर ऑल्सो इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग, तो आपको अगर एडवांस पैसा चाहिए तो हम आपको एडवांस भी देंगे। मुझे बताओ बिल का जितना अमाउंट होता है, बिल का अमाउंट जितना होता है उतना पूरा अमाउंट आपको बैंक दे देगा डिस्काउंट करने पे। डिस्काउंट चार्जेस कुछ डिडक्ट करता है। यहां पे डिस्काउंट चार्जेस डिडक्ट नहीं होगा, यहां पे हम लोग बोलेंगे लेस होगा इसमें से फैक्टर रिजर्व। क्या सब्ट्रैक्ट होगा? फैक्टर रिजर्व। तो फैक्टर रिजर्व इज लेट्स से एट द रेट ऑफ 12% ऑफ इनवॉइस। तो इनवॉइस वैल्यू कितना अपना 1 लाख का है, उसका 12% मतलब कितना होता? 12,000 डिडक्ट किया, ये कि कभी हो रहा है ये 84,000। अच्छा, ये जो 12,000 डिडक्ट किया, ये ऐसा नहीं कि फैक्टर का कमाई हो गया, अभी फैक्टर रिटर्न नहीं देगा। ये जो 12,000 है आपको ध्यान में रखना है, दिस 12,000 इज पेएबल बाय फैक्टर ऑन डे 30, और रादर आई विल नॉट से पेएबल बाय फैक्टर। पेएबल तो एक्चुअली 30th डे को पूरा अमाउंट था, बट आई विल से फैक्टर पेज ऑन डे 30। और ये 84,000 फैक्टर क्या करेगा? फैक्टर पेज ऑन डे 0। फैक्टर कब पे करने वाला है? डे 0। अब फैक्टर क्या करेगा? आपको 84,000 दे दिया तो इंटरेस्ट भी लगाएगा, क्योंकि 84,000 एडवांस हो गया ना। तो फैक्टर क्या करने वाला? आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। इंटरेस्ट कितने अमाउंट का चार्ज करेगा सर? कितने अमाउंट पे चार्ज करेगा? जितना आपने एडवांस दिया, मतलब 84,000। सो इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर, इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर, ये होगा आपका 84,000। उसके ऊपर लेट्स से इंटरेस्ट इज चार्ज एट 10% पर एनम इंटू 30/365 होगा। 30 डेज का था ना, तो कितना होता है ये? 690 रुपीज। 690 रुपीज। तो अभी फैक्टर फाइनली पे क्या करेगा पता है कस्टमर को? ये तो डे 0 को कितना पे कर रहा है वो? 84,000। उसके साथ साथ फैक्टर सेलर को पे करेगा ऑन डे 30 को भी। क्या पे करेगा सर? वो पे करने वाला है जो उसने कमीशन होल्ड किया था, सॉरी रिजर्व पहले होल्ड किया था 12,000 पता है, वो माइनस इंटरेस्ट जितना अभी अक्रू हुआ है विच इज 690। इंटरेस्ट काट के बाकी का पैसा सेलर को पे करेगा वो। अरे समझा? अच्छा, अब ये जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, मुझे बताओ इसका बेनिफिट्स क्या है और कॉस्ट क्या है? बेनिफिट्स क्या है? ये सब कुछ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी सेव ही होगा ना आपका, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा आपको एडवांस मिल रहा है। तो कहने से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। अरे पैसा ऑलमोस्ट ब्लॉक नहीं हुआ, ऐसा ही हो जाएगा ना, क्योंकि आपका पैसा ब्लॉक कितना हुआ एक्चुअली सर?
नहीं नहीं, पैसा ब्लॉक कितना हुआ, ये 12,000 ही ब्लॉक हुआ ना, 12,000 ही ब्लॉक हुआ ना, कितने महीनों के लिए, 1 मंथ के लिए। पहले क्या होता था, पूरा 96,000 अपना ब्लॉक हो जाता, पूरा इनफैक्ट 1 लाख ही पूरा ब्लॉक हो जाता था 1 महीने के लिए। अभी सिर्फ छोटा अमाउंट एक ब्लॉक हो रहा है। तो सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू अर्ली कलेक्शन बाय फैक्टर एंड ऑल्सो एडवांस बाय फैक्टर। अभी कॉस्ट क्या होगा बोलो, कॉस्ट क्या होगा, एक तो ऑब्वियसली फैक्टर कमीशन होगा, फिर दूसरा इंटरेस्ट भी आएगा, समझ रहे हैं। फिर उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे हम लोग को फैक्टरिंग करना चाहिए या फैक्टरिंग नहीं करना चाहिए। फैक्टरिंग कब करेंगे, नहीं करना चाहिए कब सर, जब आपका कॉस्ट ज्यादा और सेविंग्स मतलब बेनिफिट्स कम है। और अगर उल्टा हुआ, बेनिफिट ज्यादा है बट कॉस्ट कम है, देन वी विल गो फॉर अंडरटेकिंग द फैक्टरिंग। आर यू श्योर? तुम्हारे शक्लों की बात नहीं की मैंने। आर यू श्योर? 3 टाइप का फैक्टरिंग। पहला फैक्टरिंग में क्या होता है, नाम क्या है, नाम क्या है पहले फैक्टरिंग का, विथ रिकोर्स। विथ रिकोर्स में क्या होता है, फैक्टर सिर्फ और सिर्फ अपना एक कलेक्शन एजेंट होता है। कलेक्शन एजेंट होता है मतलब वो बैड डेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। बैड डेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, सेलर का। मतलब बैड डेट्स हुआ तो फैक्टर किसके गले में डाल देगा, सेलर, भाई तुम देख लो ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है। फिर सेलर बोलता है तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए, एक्स्ट्रा कमीशन लेके जा, लेकिन बैड डेट्स का अंडरटेकिंग तू ले। तो फैक्टर बोलेगा ठीक है एक्स्ट्रा कमीशन लूंगा लेकिन बैड डेट्स का अंडरटेकिंग लूंगा मैं। और उस टाइप ऑफ फैक्टरिंग हम लोग क्या बोलते हैं, विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग। और सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ फैक्टरिंग होता है फैक्टरिंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, जहां पे आपको फैक्टर एडवांस देता है बिफोर ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट देता है, ऑफकोर्स एडवांस दे रहा है तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी लगाएगा, लेकिन पूरा पैसा नहीं देगा सर, फैक्टर रिजर्व काट के देगा। बोल, हाँ हाँ, इसमें बैड डेट्स हुआ तो फैक्टर का ही जिम्मेदारी, क्योंकि एज यू गो अबव आपका पिछला वाला सर्विसेज इंक्लूड हो जाता है उसमें, ठीक है। या फिर आप उसको कस्टम मेड, टेलर मेड बोल सकते हो कि बैड डेट्स इज नॉट अंडरटेकन, और ऐसा बोल सकते हैं कि बैड डेट्स जो होगा वो आपके रिजर्व में से काटेगा। तो दैट इज अगेन कस्टम मेड, बट क्वेश्चन जब तक नहीं बोलता यू आर नॉट अज्यूमिंग दैट बैड डेट्स अपना जिम्मेदारी है बोल के। बैड डेट्स हमेशा क्या होगा, बाय डिफॉल्ट फैक्टर का जिम्मेदारी, अनलेस द क्वेश्चन स्टेट्स दैट इट इज विथ रिकोर्स। समझा? चलो टेक इट डाउन।
ऑल राइट डन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। एक बार क्वेश्चन 9 पढ़ो। रीड क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ा क्या? Turnover of PQR Limited is 120 lakhs, of which 75% is on credit. मतलब 90 लाख का सेल आपका क्रेडिट पे होता है. Variable cost ratio is 80%. Credit terms are 2/10 net 30. मतलब 2% डिस्काउंट if payment is made within 10 days. नहीं तो आपको जनरली कितने दिन में पे करना है? 30 डेज में. On the current level of sales, the bad debts are 1%. मतलब 90 लाख का 1%. 90 लाख का 1% होगा ना बैड डेट्स, which will be 90,000. The company spends 1,20,000 per annum on administering its credit sales. मतलब ये admin cost हो गया. Cost includes salaries of staff who handle the credit checking, collection, etc. These are avoidable costs. The past experience indicates that 60% of the customers avail the cash discount and remaining customers pay on an average 60 days after the date of sale. तो हम लोग 30 बोलते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो लोग कब देते हैं? 60 डेज बाद देते हैं. The book debt receivable of the company are presently being financed in the ratio of 1:1, जहां पे आपका बैंक बोरिंग और ओन फंड का कॉस्ट बोला है 15% एंड 14% रेस्पेक्टिवली. मतलब जो पैसा आप गुड्स बना के उनको बेच रहे हो, पैसा जो लग रहा है वो पैसा फ्री में नहीं आ रहा है सर, वो पैसा हम लोगों ने कहीं से लिया है. इक्विटी शेयर होल्डर से लिया है और बैंक से लिया है. इक्विटी शेयर होल्डर वाले 14% मांगते हैं, बैंक वाले 15% मांगते हैं, और ये 50-50 रेशियो. मतलब अपने को यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढना पड़ेगा. अरे एवरेज ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि जो भी पैसा लग रहा है वो दोनों सोर्सेस से आ रहा है इक्वली. A factoring firm has offered to buy the firm's receivable. The main elements of such deal are factor reserve होगा 12% का, गारंटीड पेमेंट होगा 25 दिन का. बोल रहा फैक्टर रिजर्व हम 12% काट के आपको पैसा देंगे एडवांस, लेकिन हम सामने कलेक्शन कितना दिन में करके देंगे आपको? 25 दिन में. इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो 15% एंड commission 4% on the value of the receivable. Assume 360 days a year. What advice would you give to PQR, whether to continue with the in-house management or receivables or accept the factoring firm's offer? तो यहाँ पे अपने को दोनों चीज देखना पड़ेगा, benefits of factoring and costs of factoring. So लिखो मत अभी, just pay attention. So we are talking over here of evaluation
ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल, बराबर, इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल। अभी ये फैक्टरिंग प्रपोजल में हम लोग दो चीजें देखेंगे, एक तो फैक्टरिंग करने की वजह से क्या क्या बेनिफिट्स हैं और दूसरा क्या क्या कॉस्ट है। अच्छा, बेनिफिट्स क्या होगा बोलो? सेविंग्स होगा इन बैड डेट्स, फिर सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट, फिर सेविंग्स इन डिस्काउंट्स, एंड एक और होगा सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सब अपने को वर्किंग नोट बना के करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बैड डेट्स तो ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। बैड डेट्स कितना सेव होगा बोलो? 120 lakhs का 75% क्रेडिट होता है ना, और उसका 1% आपका बैड डेट्स होता है, मतलब बैड डेट्स कितना बच गया? 90,000। एडमिन कॉस्ट कितना बचेगा? 1,20,000। डिस्काउंट कितना बचेगा? सुनो, 1,20,000 का, सॉरी 120 lakhs का 75% आपका क्रेडिट सेल्स है। एक सेकेंड, जिसने कैश डिस्काउंट लिया, वो जो 2/10 जो 10th डे में पे कर रहा है, क्या वो कैश सेल्स हो जाएगा? नहीं। कैश सेल्स मतलब क्या? जो इमीडिएट कैश पे करके गुड्स लेके जा रहा है। जिसको भी हमने क्रेडिट दिया, अगर एक दिन का भी क्रेडिट दिया, वो भी क्रेडिट सेल में ही आएगा। अरे समझ रहा है? सो 120 lakhs का 75% जो है 90 लाख हुआ, ये आपका क्रेडिट सेल्स हुआ। ये 90 lakhs में से कितना परसेंट लोग डिस्काउंट लेते हैं? 60% लोग डिस्काउंट लेते हैं, बराबर। अच्छा, 60% लोग डिस्काउंट लेते हैं, तो इंटू 60% इंटू कितना परसेंट डिस्काउंट देते हैं हम लोग? 2%। तो अभी फिलहाल अपना डिस्काउंट कॉस्ट कितना जा रहा है? हाँ, 1,08,000 फिलहाल अपना डिस्काउंट जा रहा है, जो बच जाएगा जैसे मैंने फैक्टर को काम दे दिया। अच्छा, सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए विल हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, मे बी नंबर 2 होगा, देखते बनाते उसको बाद में। फिर कॉस्ट्स के बारे में बात करते हैं। बोलो, फैक्टरिंग प्रपोजल की वजह से कॉस्ट क्या क्या आएगा? हाँ, फैक्टर रिजर्व कैसे कॉस्ट है? वो तो मेरे को वापस मिलने वाला है। कमीशन, कमीशन होगा ना। अच्छा, और क्या होगा? इंटरेस्ट। ये दो ही कॉस्ट है, बराबर। अब ये दोनों का कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं इन वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। देखो, वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग बोलेंगे सेल्स कितना है रे? हाँ, लेकिन हमने को स्पेसिफिकली क्रेडिट सेल्स जानना है। 90 lakhs। अच्छा, पूरा पैसा मिलेगा क्या इसमें से? नहीं, पहले तो कमीशन का पैसा देने ही नहीं वाला, वो कट कर देंगे, तो लेस कमीशन। कितना है कमीशन? 4% के हिसाब से 90 लाख पे 4%, 3,60,000 ये कमीशन चला गया। अच्छा, ये कमीशन आपका पूरा कॉस्ट है वैसे भी, 3,60,000, बराबर। अच्छा, कमीशन गया 3,60,000, कितना बचा? 86,40,000। इसमें से माइनस होगा फैक्टर रिजर्व, बराबर। फैक्टर रिजर्व कितना बोला है? 12%। 90 लाख का 12% ना। हाँ, 10,80,000 कट करेगा और फिर अपने को वो देगा 75,60,000, बराबर। सो दिस इज एडवांस ग्रांटेड बाय द फैक्टर, बराबर। तो फैक्टर ने आपको एडवांस दे दिया 75,60,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ओके, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय फैक्टर, इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर 75,60,000 उसने एडवांस दे दिया। कितना दिन जल्दी दिया है? 25 दिन पहले दिया ना। कुछ बोला है नंबर ऑफ डेज अज्यूम करने, 360 वगैरह बोला है। ओके, 25 डिवाइड बाय 360 इंटू कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है फैक्टर? हाँ, 15% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। कितना आता?
78,000, ये इंटरेस्ट चार्ज किया फैक्टर ने 78,750। अभी एक वर्किंग नोट बचा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वर्किंग नोट सुनो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो सोर्सेस से आया है ना, अरे दो सोर्सेस है ना, डेट और इक्विटी इक्वली है, तो 0.5 इंटू 15% प्लस 0.5 इंटू 14%, कितना होता? 14.5%। सो 15% और 14% दोनों का 0.5 होके आ गया 14.5%, बराबर। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे? हम लोग को ये ढूंढना पड़ेगा पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना लगता था, अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना लग रहा है, और जो भी डिफरेंस है वो अपना सेविंग्स हो गया, ये बराबर। अच्छा, तो विल से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विदाउट फैक्टरिंग पहले निकालते हैं। बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विदाउट फैक्टरिंग कैसे निकालेंगे? पहले तो आपका जो क्रेडिट सेल्स है वो देखेंगे। क्रेडिट सेल्स कितना है? 90 लाख। सिंस क्वेश्चन में आपको दिया है कितना परसेंटेज आपका वेरिएबल कॉस्ट दिया है, बराबर, कितना है? 80%। सो विल से कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स कितना होगा? 90 लाख का 80% कितना होता? 72 लाख आया। अच्छा, ये जो 72 लाख है इसका दो पार्ट होगा। कुछ लोग देते हैं 10th डे को क्योंकि उनको चाहिए डिस्काउंट, और कुछ लोग देते हैं 30th को, देता ही नहीं है 60th को देते हैं, ये बराबर। तो ये 72 लाख का दो पोर्शंस होगा, जिसमें से हम लोग बोलते हैं कलेक्टेड ऑन 10th डे। 10th डे को कलेक्शन कितना होता है? 60%, और बाकी का कलेक्शन कब होता है? ऑन 60th डे। तो कलेक्टेड ऑन 10th डे इट इज गोइंग टू बी 72 लाख इंटू 60%, 43 लाख 20,000, और 60th डे को जो कलेक्शन हो रहा है वो 72 लाख इंटू 40%, कितना? 28 लाख 80,000। अभी 43 लाख 20,000 ये 10th डे को और ये 60th डे को कलेक्शन हो रहा है, तो इस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना लगेगा? 43 लाख 20,000 पे 10 बाय 360 इंटू 14.5%, 17,400, और सामने इधर 28 लाख 80,000 पे 60 डेज के लिए इंटरेस्ट लगेगा 14.5% पे, 69,600। तो टोटल सीओसीडी कितना, सॉरी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आ गया? 80। ये कभी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? बिफोर फैक्टरिंग का। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आफ्टर फैक्टरिंग सिर्फ एक ही अमाउंट पे आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आफ्टर फैक्टरिंग किस पे होगा? जो रिजर्व पैसा रखा था ना, रिजर्व कितना रखा था? रिजर्व ये फैक्टर रिजर्व देखो कितना था? 10 लाख 80 था ना, तो ये 10 लाख 80,000 कलेक्शन आप मतलब फैक्टर आपको कब देगा? ये 25th डे को। तो इंटू 25 बाय 360 इंटू 14.5%, 10,875। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? Savings in opportunity cost 87,000 minus 10,875.
76,125, ठीक है, 76,125. सो ये आपका सेविंग्स आ गया 76,125. तो टोटल ऑफ ये कितना है? 3,01,25. और आपका टोटल कॉस्ट कितना है ये? 4,38,750. सो नेट क्या है? नेट कॉस्ट ही जा रहा है ना. नेट कॉस्ट, इनफैक्ट आई विल से नेट बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग एंड आई राइट इट एज नेगेटिव. नेट बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग क्या होगा? 44,625. तो ये तो नेगेटिव है राइट, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द बेनिफिट. तो शुड वी अंडरटेक फैक्टरिंग और इन हाउस? इन हाउस मैनेज करो, क्योंकि फैक्टरिंग की वजह से सर आपका कॉस्ट बढ़ रहा है सर. समझ में आया? लिखो.
बराबर. हाँ. करेक्ट. बाकी सब गधा लोग ऐसे ही छाप रहे हैं बिना दिमाग लगाए. बेवकूफो. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो ये 10,80,000 है, ये तो सेल वैल्यू हुआ ना. दिस इज द सेल वैल्यू ना, 10,80,000. इधर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे निकाला था? कॉस्ट पे निकाला था ना. अरे कॉस्ट पे निकाला था ना. तो इधर आप पूरा का पूरा 10,80,000 कैसे ले सकता है? आपको इस 10,80,000 को क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट पे करना पड़ेगा ना, जिसके लिए वेरिएबल कॉस्ट दिया है. 10,80,000 वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 80% ना. तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, और ये भी चेंज होगा. बोलो. हाँ. नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आफ्टर फैक्टरिंग कितना है? 8,700. तो ये 8,700 माइनस होके ये 80, 78. तो ऊपर इधर भी चेंज होगा ना. कितना होता है बोलो? 394, 125 माइनस क्या? ओह, मैं गलत जगह पे चेंज किया. ये हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 76 125 के जगह पे 76 300. सो ये हो जाएगा 78 है, 76 है, 78 है, 78 300. तो ये हो जाएगा 390, 396 300. और इधर भी आपका चेंज हो जाएगा ये 396 300 माइनस 438 750. करो, चेंज करो. ये हो गया लिख के? चेंज किया? पहले कर लो चेंज. क्या? हाँ, वो लेके आई है वाइफ. ये लिख रहे थे ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले.
हो गया लिख के? हवा खाना उधर से आ करके बैठ जाएगा, घुसेगा अंदर हवा। इधर तक आ रहा है। हाँ, तू निचले स्तर पे बेटा, थोड़ा एक लेवल ऊपर बैठ, फिर आएगा हवा। हाँ, इधर तीन तीन लोग हैं ना बेटा, तीनों को नीचे, उनके ऊपर तू, इसलिए तो तीन बोला ना, नहीं तो एक बोलता था मैं। चाहिए तो इसका भी हेल्प ले ले। हो गया पब्लिक? किसका बाकी है और? हो गया, चलो सबका। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Yeah. Question 7 पढ़ा? Please read through question 7. A bank is analyzing receivables of Jackson Company in order to identify acceptable collateral for short term loan. मतलब ये कंपनी बैंक के पास गया है फॉर ऑब्टेनिंग अ शॉर्ट टर्म लोन, और उसके सामने वो कोलेटरल क्या रख रहा है? अमाउंट विच इज रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर्स। मतलब बैंक को ये बोल रहा है कि मेरे पास डेटर्स इतना रिसीवेबल है, ये डेटर्स से पैसा जब मिलेगा मैं आपको रिपे कर दूंगा। तो बैंक बोलता है कि आपका क्रेडिट पॉलिसी क्या है? तो कंपनी बोलता है क्रेडिट पॉलिसी अपना है 2/10 नेट 30। ये पता है अपने को इसका मीनिंग? 2% डिस्काउंट वाला लोग है जो 10th डे को पे करेगा, बाकी सब 30 डेज पे पे करेंगे, ऐसा हम लोग कस्टमर को बोल रहे हैं। द बैंक लेंड्स 80% ऑन अकाउंट्स वेयर कस्टमर्स आर। मतलब बैंक बोलता है आपका जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ना, जितना भी अमाउंट रिसीवेबल है, उसका 80% हम आपको देंगे एडवांस। लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया रखा है कि कोई भी अमाउंट के सामने आपको एडवांस नहीं देंगे,
उन्होंने बोला है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन डेटर्स को कंसिडर करेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट जो हमारे क्राइटेरिया में फिट होता है. उनका क्राइटेरिया क्या है देखो, ऑन अकाउंट्स वेयर कस्टमर्स आर नॉट करेंटली ओवर ड्यू. नॉट करेंटली ओवर ड्यू मतलब क्या, अभी जो फिलहाल अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा ना कस्टमर का, वो 30 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए. ये एक क्राइटेरिया सेट किया, क्योंकि आप कितने टर्म्स पे क्रेडिट दे रहे हो उनको, मतलब क्या टर्म्स पे सेल कर रहे हो, 2/10 नेट 30, तो 30 से ज्यादा अभी का बैलेंस नहीं होना चाहिए. और आगे बोला, एंड वेयर द एवरेज पेमेंट पीरियड डज नॉट एक्सीड 10 डेज पास्ट द नेट पीरियड. 10 डेज पास्ट द नेट पीरियड मतलब क्या, वो लोग बोलते हैं कि आप 30 डेज बोलते हो, बट हिस्टोरिकली ऑन एन एवरेज आप पास्ट में देखो उन्होंने कितने दिन में पे किया है. तो अभी वाला ठीक है, फिलहाल आउटस्टैंडिंग आपका 30 के अंदर होना चाहिए, 30 डेज के अंदर वाला होना चाहिए. दूसरा, हिस्टोरिकली उन्होंने कितने दिन के अंदर पे करना चाहिए, 40 डेज के अंदर, क्योंकि 10 डेज पास्ट नेट बोला है ना, मतलब 30 डेज आप जनरली बोलता है, तो आपको हम लोग ने हिस्टोरिकली देखोगे ऑन एन एवरेज आपका जो डेटर है 40 दिन के अंदर पे करना चाहिए. और अभी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है दैट शुड नॉट बी ओल्डर देन 30 डेज. एंड हिस्टोरिकली पास्ट में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है सर, 40 डेज के अंदर पे करता है. ठीक है. अ शेड्यूल ऑफ जैक्सन्स रिसीवेबल हैज बीन प्रिपेयर्ड. हाउ मच विल द बैंक लेंड ऑन प्लेज ऑफ रिसीवेबल्स इफ द बैंक यूजेस अ 10% अलाउंस फॉर कैश डिस्काउंट एंड रिटर्न्स. तो जितना भी आउटस्टैंडिंग है उसमें बैंकर बोल रहा है कि जो भी हम अमाउंट डिटरमाइन करेंगे विच विल बी 80%, उसका हम लोग और 10% माइनस करेंगे. क्यों, क्योंकि हो सकता है आपका गुड्स रिटर्न आ जाए, हो सकता है कुछ आप डिस्काउंट दे दोगे या फिर बैड डेट्स हो गया, वॉट एवर इट इज, उसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा 10% और डिडक्ट करके अमाउंट पे करेंगे. तो यहां पे अपने को निकालना है कि जितना भी अपने पास ये लिस्ट ऑफ डेटर्स है, इनमें से कौन से डेटर्स गुड हैं जो बैंक के क्राइटेरिया में मीट होते हैं, कौन से डेटर्स क्राइटेरिया में मीट नहीं होते हैं. देखो, वी हैव गॉट द अकाउंट्स, उनका आउटस्टैंडिंग डेज और हिस्टोरिकल और अमाउंट लिखेंगे फिर. अच्छा, पहला अकाउंट क्या है, 74. आउटस्टैंडिंग डेज कितना है उसका, 15 डेज. चलेगा, चलेगा ना. हिस्टोरिकल कलेक्शन पीरियड कितना है उसका, चलेगा. अमाउंट कंसीडर करेंगे, इसमें कितना है आउटस्टैंडिंग, ये 25,000 कंसीडर होगा. नेक्स्ट अकाउंट नंबर, डेज कितना है, 45. चलेगा क्या, नहीं. हिस्टोरिकल, ये तो और भी नहीं चलेगा, राइट. तो ये भी हम लोग नील लिखेंगे. नेक्स्ट अकाउंट बोलो, 107 का आउटस्टैंडिंग डेज 22. चलेगा, चलेगा. हिस्टोरिकल चलेगा क्या, यस. अमाउंट 11,500. फिर नेक्स्ट अकाउंट नंबर 108. आउटस्टैंडिंग 9. चलेगा. और हिस्टोरिकल ये भी चलेगा. अमाउंट कितना है, 2,000. नेक्स्ट अकाउंट नंबर 114. आउटस्टैंडिंग डेज चलेगा. अच्छा, 50 है, नहीं चलेगा सर. हिस्टोरिकल ये तो वैसे भी नहीं चलने वाला है, तो ये नील हो जाएगा. नेक्स्ट अकाउंट बोलो, करंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 16. चलेगा ना. फिर हिस्टोरिकल 10. चल जाएगा. कितना अमाउंट, 29,000 आ जाएगा. नेक्स्ट अकाउंट 123. हाँ, 27 है ना, ये चल जाएगा. हिस्टोरिकल नहीं चलेगा, तो ये भी नील होना चाहिए. बराबर. तो क्राइटेरिया क्या था, आउटस्टैंडिंग डेज में क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 30 डेज एंड हिस्टोरिकल शुड बी 40 डेज. ठीक है. तो ये अमाउंट का टोटल मारेंगे 67,800. So we'll say 67,800 is what, eligible receivables. Eligible receivables. अच्छा, तो लोन कितना मिलेगा अपने को, लोन टू बी
granted by बैंक 67,800 पे 80%, लेकिन उसका भी 90% करेंगे। क्यों? 10% बोला ना अलाउंस कर रहे हैं वो लोग, तो टोटल कितना आ जाता है? 48,816। ये आपका बैंक आपको लोन देगा आपके डेटर्स के सामने। लिखो।
हो गया? ऑल आर डन? क्वेश्चन नंबर 14. अरे फिर शुरू हो गया तुम. क्वेश्चन 14 छोटा सा क्वेश्चन है, देखो. अरे देखो तो सही, क्वेश्चन नंबर 14. हाँ पक्का 10 ना? ये 10 बोल रहा है, पक्का 10? यू हैव अ चॉइस, 10 की 14. क्या मिलेगा? ब्रेक चाहिए तेरे को? मैं तोड़ता हूं ना तेरे को, तोड़ता हूं तेरे को मैं. बोल किधर गया वो? यही डालता है सीधा सिर पे. तू अपना बैग क्यों हटा रहा है? तुझे क्या लगा बोतल? क्वेश्चन 14. अरे छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मिनट में हो जाएगा. देखो द अलायंस लिमिटेड, a petrochemical sector company, had just invested huge amount in its expansion project. Due to huge capital investment, the company is in need of additional 1,50,000 in working capital. एक कंपनी को वर्किंग कैपिटल मतलब फंड चाहिए 1.5 लाख रुपया. द फाइनेंस मैनेजर हैज डिटरमाइंड द फॉलोइंग 3 फिजिबल सोर्सेस. तो उन्होंने 3 आइडियाज ढूंढे हैं जिससे कि आप ये 1.5 लाख या उससे ज्यादा का फंड उठा सकते हो. पहला है बैंक से लोन ले लो. तो बैंक आपको 2 लाख रुपया देने को तैयार है 15% के रेट पे. लेकिन ये बोला कि जितना भी हमारा लोन रहेगा उसका 10% पैसा बैंक के पास आपको करंट अकाउंट में रखना पड़ेगा. ये मतलब 2 लाख रुपया आपको बैंक लोन देगा बट एक्चुअली यूजेबल 180 होने वाला है. अरे क्योंकि 10% तो बैंक के करंट अकाउंट में रहेगा, करंट अकाउंट में आपको 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है. बराबर, ये एक ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन है ट्रेड क्रेडिट. द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स मेजर सप्लायर ऑफ 3/30 नेट 90 फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल वर्थ 1 लाख पर मंथ. तो यहां पे अगर आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं देते हो तो पैसा बच जाएगा ना. अरे समझ रहे क्या? इफ यू डोंट पे योर मनी टू योर क्रेडिटर यू विल बी एबल टू सेव द मनी. तो वही पैसे से आप अपना 1.5 लाख का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, राइट? तो ये एक चॉइस है कि आप क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज करो इंस्टेड ऑफ कैश. लेकिन द कॉस्ट ये है कि आपको 3% डिस्काउंट मिल सकता था, वो नहीं मिलेगा अभी. तो बेसिकली आप 30th डे को पे करते थे तो आपको 3% डिस्काउंट मिलता था. लेकिन आप 30th डे को नहीं पे करोगे, आप क्या कब करोगे? 90th डे को पे करोगे. मतलब 60 दिन से आपने पेमेंट डिले किया तो आपको पैसा यूज करने मिलेगा 60 दिन का, लेकिन यू विल हैव टू फोरगो दैट 3% डिस्काउंट. ये सेकंड ऑप्शन है. थर्ड ऑप्शन क्या है? फैक्टरिंग. फैक्टरिंग फर्म विल बाय द कंपनीज रिसीवेबल ऑफ 2 लाख पर मंथ विच हैव अ कलेक्शन पीरियड ऑफ 60 डेज. तो फैक्टर वाला आया और बोलता है कि आपका 2 लाख पर मंथ का जो रिसीवेबल है वो हम कलेक्ट कर लेंगे, इसको हम लोग कलेक्ट करेंगे 60 दिन में. फैक्टर विल एडवांस अप टू 75% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द रिसीवेबल्स. यहां पे क्लियर बोल दिया कि जितना भी फेस वैल्यू, जितना भी बिल का वैल्यू रहेगा उसका 75% हम आपको एडवांस देंगे. और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा वो? 12%. द फैक्टर विल ऑल्सो चार्ज कमीशन ऑफ 2% ऑन ऑल रिसीवेबल्स परचेज्ड. It has been estimated that factors services will save the company a credit department expense and bad debts 1250 और 1750 per month का आपका saving होगा. On the basis of annual percentage cost, advise which alternative should the company select. ये करेंगे हम next class.